हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अभियान पर। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। एक बार चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो। तो श्रद्धा, राजा, गुरविंदर, अभिषेक, प्रज्ञा, राजेश, यश, आकाश, मुकेश, पूनम, अभिषेक, शिव, भरद्वाज, धर्मेंद्र, हेलो, नमस्कार, मनी, मुकेश। ओके, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर। तो शुरू करें सेशन को। नहीं नहीं, क्लास तो हो रही है, रेगुलर हो रही है। आज मुझे भी लगा था, एक्चुअली सुबह से कुछ टेक्निकल एरर आ रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, पर थैंकफुली वेदर काफ़ी ठीक हो गया और उन्होंने प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। सो थैंक यू बोलना चाहिए आपको, इंटरनेट वालों को। ठीक है, चलिए। ओके, तो क्लास शुरू कर सकते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें बड़ी क्लियर है, राइट? ओके, मैं आज पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इकट्ठी। हाँ बिल्कुल रुचेंगे, चलिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अभियान पर, जहां पर हम सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी का हमारा चौथा लेक्चर है और आप जानते हैं कि हमने पहले लेक्चर से ही हमारे पहले टॉपिक को शुरू किया था, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत के सामान्य परिचय में हमने सबसे पहले एक टॉपिक कंप्लीट, दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। एक तो हमने भारत की भौगोलिक स्थिति की बात कर ली है, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया की बात कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ हमने लोकेशन, नॉमनक्लेचर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एरिया और पॉपुलेशन, इन सभी बातों का अध्ययन किया था। फिर कल की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जहां हमने भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की बात की थी, जहां हमने इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस किया था। याद होगा दोस्तों, यहाँ पर हमने भारत के पूरे मैप को पढ़ा था। मैप में हर एक राज्य की राजधानी को हमने पढ़ा था। जल्दी से मुझे बताइए कि आइजोल किस राज्य की राजधानी है। कमेंट करिए और मुझे बताएं कि आइजोल किस राज्य की राजधानी है, और शिलोंग विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैपिटल, वो किस राज्य की राजधानी है। तो ये दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज की और कल की क्लास में हमें दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करना है, और अब हमें अध्ययन करना है भारत की सीमाओं और उसके पड़ोसी देशों का, इंडिया की बॉर्डर और नेबरहुड कंट्री का। सर, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री जो 15,200 किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर की है, वो कितने देशों के साथ साझा होती है। फिर हम ये भी जानेंगे कि भारत के वो 16 राज्य कौन से हैं, 16 स्टेट, और दो केंद्र शासित प्रदेश, टू यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत की तटरेखा जो कि 7,516 किलोमीटर लंबी है, वो कितने राज्य, जो हमने कल देखा था उसी बात को रिवाइज करेंगे, और दो यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। फिर दोस्तों हमारा पूरा फोकस होगा भारत के पड़ोसी देशों पर, इंडिया के नेबर्स पर। पहले हम चर्चा करेंगे उन 7 देशों की जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे भारत के समीप जलीय पड़ोसियों की, नियर
नियर वाटर नेबरहुड जो इंडिया के हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब भारत के जलीय सीमा किस किस के पास है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत से श्रीलंका काफी पास में है, मालदीव काफी पास में है और इंडोनेशिया काफी पास में है। तो ये तीन देश ऐसे हैं जो भारत से बहुत नजदीकी जलीय सीमा साझा करते हैं, बहुत नियर बाय वाटर बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके बाद हमें एक और टॉपिक की चर्चा करनी है। हमें डिस्कस करना होगा दोस्तों कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके द्वारा समुद्री सीमा का विभाजन किस प्रकार किया गया है, ओशियन बाउंड्री को किस प्रकार से बांटा गया है। आपने नाम सुने होंगे, बेस लाइन, आधार रेखा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम सुना होगा। तो इन सभी बातों की चर्चा हम करने वाले हैं हमारे इस तीसरे टॉपिक में, जहां हम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री और उसके पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमें सिर्फ पड़ोसी देशों को जानना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में कौन कौन से डिस्प्यूट चल रहे हैं और हाल ही में कौन कौन सी जगह चर्चा में रही, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया है कि आने वाले समय में जो आज और कल की क्लास है और परसों की क्लास है, इनमें हम किस बात का अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत की सीमाओं की, इंडिया की बाउंड्री की। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। रेगुलर पढ़ने के अलावा आप रिवीजन भी रेगुलर बेसिस पर कर रहे होंगे। तो पहले आप इसको थ्योरेटिकली समझिए, फिर हम इसका मैप में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत किसी भी देश में दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। एक सीमा होती है स्थलीय सीमा अर्थात लैंड बाउंड्री, और दूसरी सीमा होती है जलीय सीमा, जिसे हम तट रेखा के नाम से भी जानते हैं, कोस्ट लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, जो कुल टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है, वो 15,200 किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर की है। कैसे है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं दोस्तों। तो ये वाला हिस्सा देखिए अगर आप मैप में, तो मैप में आपको दिखाई देगा कि ये जो पूरा हिस्सा है, जिसे मैं अब अंडरलाइन करूंगा, कोई ये वाला, इसमें देखिए यहां से जब आप शुरू करते हैं, ये वाला गुजरात से, ठीक है, तो यहां से जब आप शुरू करेंगे दोस्तों, तो यहां से आप आगे बढ़ते जाइए इस तरह से, ये ठीक है, ये पूरा हिस्सा, यहां तक। तो ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है, ये भारत की स्थलीय सीमा है, जो दोस्तों 15,200 किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर की है। और अगर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीमा भारत के 16 राज्य, 16 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी से लगी हुई है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो उसमें एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। बाकी 16 राज्यों को आप देखें तो इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे भारत के जो राज्य हैं वो इसमें शामिल हैं, जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। अब वही दूसरी बात है कि सर ये तो स्थलीय सीमा हो गई, अब भारत की जब जलीय सीमा की बात होती है दोस्तों, तो भारत की जो तट रेखा है, जो मुख्य भूमि की तट रेखा है, वो 6100 किलोमीटर है, और जब टोटल आप इसकी रेखा देखते हैं तो वो 7,516.6 किलोमीटर है। सर ये कहानी किस प्रकार की है, समझिए। तो दोस्तों मान लीजिए
क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत देश है जो हमने कल डिस्कस किया था। और कल हमने देखा था कि भारत के जो 9 राज्य हैं, इंडिया के जो 9 स्टेट हैं, वो वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, वो जलीय सीमा को साझा करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, इंडिया जो है वो एक पेनिनसुला कंट्री है, क्योंकि ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये वाला इलाका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है। तो देखो दोस्तों, ये जो भारत की तट रेखा है, इसे कहा जाएगा मुख्य भूमि की तट रेखा, मेन लैंड कोस्टल लाइन। तो ये कितनी है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि भारत के 2 द्वीप समूह भी है। यहां पर भारत का एक द्वीप समूह है जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, और यहां पर भारत का एक द्वीप समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसे अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं। तो जब इन दोनों की कोस्टल बाउंड्री को, इन दोनों की तट रेखा को भारत की तट रेखा के साथ जोड़ा जाता है, तो कुल कितनी लंबाई हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। तो यहां से आपके 2 महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे दोस्तों, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत की स्थलीय रेखा कितनी है? व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ऑफ इंडिया? जवाब देंगे 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? हाउ मेनी इंडियन स्टेट मेक्स द इंटरनेशनल बाउंड्री? आपका जवाब होगा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए भारत की जलीय तट रेखा कितनी है? तो प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अगर वो आपसे पूछे कि भारत की कुल तट रेखा कितनी है, व्हाट इज द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो जवाब होगा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, व्हाट इज द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया, तो जवाब होगा 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछेगा भारत की तटरेखा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? जवाब होगा साहब 9 राज्यों से जुड़ी हुई है। 9 को हमने डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा बड़ी तट रेखा किसकी है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? जवाब होगा सर गुजरात की है। और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और कल की क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि साहब 5 राज्य ऐसे हैं, इंडिया के 5 स्टेट ऐसे हैं जो ना तो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, जो ना तो समुद्री सीमा साझा करते हैं, और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। और इन 5 राज्यों का नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना व हरियाणा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें बड़ी स्पष्ट होंगी। तो ये तो सर हमने समझ लिया भारत की सीमाओं के बारे में। अब हमें यह समझना है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ती है और भारत की जलीय सीमा के पास में कितने देश हैं। पर उससे पहले एक टॉपिक आप समझो, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस टॉपिक को समझना। दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो आप हमेशा से नाम सुनते आए होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। फिर आपने सुना होगा कि भारत और म्यांमार के बीच में एक अराकान योमा पर्वत है, वो भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन नाम की एक रेखा है। तो ये तो रेखाओं के नाम है। दीज आर द नेम्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। अब मैं जो बात आपको बता रहा हूं कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री के
टाइप क्या क्या होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों भौगोलिक सीमा, जिसे जियोग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसको सामान्यतः दोस्तों प्राकृतिक सीमा भी कहा जाता है। जियोग्राफिकल बाउंड्री को प्राकृतिक या नेचुरल बाउंड्री भी कहा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर एक देश है और यहां पर दूसरा देश है, और अगर ये दोनों देश किसी प्राकृतिक उच्चावच, अगर ये दोनों देश किसी नेचुरल रिलीफ के द्वारा अलग हो रहे हैं, तो उसे हम प्राकृतिक सीमा कहेंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है कि ये दोनों देश एक नदी के द्वारा अलग हो रहे हो, रिवर के द्वारा अलग हो सकता है कि ये दोनों देश किसी पठार के द्वारा अलग हो रहे हो, प्लेटू के द्वारा अलग हो रहे हो, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों देश किसी पर्वत के द्वारा अलग हो रहे हो, किसी माउंटेन के द्वारा अलग हो रहे हो। तो बस इतनी सी बात याद रखना, जब दो देशों की सीमाएं किसी प्राकृतिक स्थल आकृति के आधार पर रखी जाती हैं, तो उसे हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। when the boundary between two nations decide on the basis of natural relief, it is known as the natural और geographical boundary। उदाहरण क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि यहाँ पर भारत देश है और यहाँ पर म्यांमार है, और भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी को अराकान अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में अराकान योमा पर्वत एक सीमा बनाता है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत और म्यांमार के बीच में किस प्रकार की सीमा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो आपका जवाब होना चाहिए नेचुरल और जियोग्राफिकल बाउंड्री। फिर पूछेगा कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन बनाता है, तो जवाब होगा अराकान योमा पर्वत जो है वो सीमा बनाता है। यहां तक बात क्लियर है? ऐसा और भी उदाहरण है, जैसे कि दोस्तों इसका एक उदाहरण है जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन। आज घर जाइए और घर जाके जूरा पर्वत की लोकेशन सर्च कीजिए, तो जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन यूरोप में आपको दिखाई देगा। और जूरा पर्वत दोस्तों फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन के बीच की बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूरा पर्वत किन दो देशों की सीमाएं बनाता है। तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा बनाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ज्योग्राफिकल बाउंड्री या नेचुरल बाउंड्री आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी एक सीमा होती है दोस्तों अक्षांशीय सीमा या लैटिट्यूडनल बाउंड्री। देखो अक्षांशीय सीमा का कोई अलग से प्रकार नहीं होता, बस इसको मोटे मोटे तौर पर ऐसा समझ लें कि जब किसी अक्षांश रेखा को, जब किसी लैटिट्यूड लाइन को दो देशों की सीमा मान लिया जाता है, तो उसे अक्षांशीय सीमा या लैटिट्यूडनल बाउंड्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए 38 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। तो दोस्तों ये जो 38 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है इस तरह से जाएगा और ये दो देशों की सीमा को बनाता है। एक देश है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और नीचे एक देश है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, 38 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है, वो ये सीमा बनाता है। क्लियर? इसी तरह दोस्तों एक और याद रखना जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 49 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो 49 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भी दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाता है दोस्तों। ऊपर देश आता है कनाडा और नीचे एक देश आता है अमेरिका। ये हम आगे भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो जब किसी अक्षांश रेखा को, जब किसी लैटिट्यूड को
दो देशों के बीच की सीमा मान लिया जाता है, तो ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को अक्षांशीय अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, लैटिट्यूडनल इंटरनेशनल बाउंड्री या बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। इसका नाम है अध्यारोपित सीमा या सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री या अध्यारोपित सीमा। तो नाम से ही समझो, अध्यारोपित, इसका मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड। इम्पोज या अध्यारोपित का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई बात थोपना। कोई व्यक्ति चाहता नहीं है, फिर भी अगर आप पर उस वो काम डाल देते हैं, तो उसे अध्यारोपित सीमा कहा, अध्यारोपण कहा जाता है। अब इसको ऐसे समझे दोस्तों कि मान लीजिए कि यहां पर एक देश है, इस तरह से मान लें, और यहां पर किन्हीं लोगों ने बीच में बस ये बाउंड्री खींच दी। ना तो ये देखा गया कि इस देश के लोग ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ना ये देखा गया कि यार वो एक ही समुदाय के लोग हैं, वो दो देशों में बट जाएंगे, इस बात की भी परवाह नहीं की गई। बस यहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर इस सीमा को थोप दिया गया, इस बाउंड्री को थोप दिया गया। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि दीज बाउंड्री इग्नोर द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल लिव्स ऑफ द लोकल। ये सीमाएं स्थानीय लोगों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की उपेक्षा करती हैं। इन सीमाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अलग होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, बस ये सीमाएं लोगों पर थोप दी जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ बाउंड्री। भारत नहीं चाहता था कि विभाजन हो, पर भारत के ऊपर उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से यह चीज थोप दी गई। तो जब किसी देश के ऊपर जानबूझकर कोई सीमा थोप दी जाती है, तो उसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम तीन चार उदाहरण समझें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक उदाहरण है जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरह से आप देखें इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन एक उदाहरण है। ठीक है, मैकमोहन रेखा एक उदाहरण है। ठीक है, तो और भी उदाहरण आप देखिए तो इस तरह आपको मिलेंगे कि ग्रीन लाइन, द ग्रीन लाइन, जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है। बर्लिन की दीवार, जिसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग कर दिया था, 25 सालों तक ये दीवार खड़ी रही और जर्मनी को इसने दो हिस्सों में बांट दिया था। फाइनली जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को गिराया और जर्मनी एक हो गया। फिर देखिए डूरंड लाइन, जो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आती है, और यूएस मैक्सिको बॉर्डर। तो ये अध्यारोपित सीमाओं के कुछ उदाहरण हैं, ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो मुझे बताएं कि ये तीनों सीमाएं आपको समझ में आई? बड़ी आसान। अच्छा, याद रखिए कि जो अक्षांशीय सीमा है, लैटिट्यूडनल बाउंड्री है, वो भी अध्यारोपित हो सकती है, वो भी सुपर इम्पोज्ड हो सकती है। तो प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या है? जब प्रकृति के द्वारा दो देशों की सीमाएं बना दी जाएं, तो उसे प्राकृतिक सीमा कहा जाएगा। अराकान योमा पर्वत, भारत और म्यांमार। अक्षांशीय सीमा, अक्षांश रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण, बॉर्डर बाय लैटिट्यूड लाइन। और सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित सीमा का मतलब है जब राजनैतिक, सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में ना रखते हुए सीमा बनाई जाती है, उसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। मुझे बताएं क्या यहां तक ये टॉपिक क्लियर है? क्योंकि तभी आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। यहां तक पहले बातें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ओके, नहीं 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 नहीं, वो कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर।
देखो ये क्यों होता है, इसके कुछ पॉलिटिकल रीजन होते हैं, और इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। अच्छा बात याद आ गया आप लोगों की डिस्कशन से कि यार दोस्तों, जो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है ना, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा। प्लीज ये काम करना, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समय मिले ना तो आज अफ्रीका का नक्शा देखना, भले ही गूगल पे निकाल के देखना, और आप देखना कि अफ्रीका में ज्यादातर सीमाएं ऐसी हैं, बिल्कुल सीधी, इस तरीके से, बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं हैं। अफ्रीका का जब विभाजन किया गया तो ब्रिटेन और यूरोप में बैठ कर के वहां के लोगों ने अफ्रीका का विभाजन कर दिया था और बंदर बांट व्यवस्था की तरह अफ्रीका को बांट दिया। और यही कारण है कि आज भी अफ्रीका में बहुत ज्यादा अस्थिरता है, क्योंकि नहीं देखा गया कि वहां पर कौन से समुदाय रहते हैं, किस समुदाय को कहां बांटना है, बस आंख बंद करके सीधी 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 लाइनें खींचते गए। और यही रीजन है कि अफ्रीका में बहुत जगह पर आपको सिविल वॉर देखने मिल जाएगा, गृह युद्ध देखने मिलेगा, फिर दो देशों के बीच में अलगाव देखने मिलेगा। सूडान से दो देश बन जाते हैं, साउथ सूडान अलग हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अध्यारोपित सीमाएं, सबसे ज्यादा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री अफ्रीका में आपको दिखाई देंगी। चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखिए साहब, भारत के पड़ोसी देशों को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो स्थलीय पड़ोसी देश, जो सीधे सीधे स्थल के द्वारा, सीधे सीधे लैंड के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हम चर्चा करेंगे भारत के समीप जलीय पड़ोसी, इंडिया के नियर वाटर नेबर्स कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो भारत की जो स्थलीय रेखा है, इंडिया की जो टेरिस्ट्रियल बाउंड्री है, वो 7 देशों के साथ टच होती है, 7 कंट्रीज के साथ वो शेयर होती है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, देखिए, बांग्लादेश, जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश जिसके साथ इंडिया अपनी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर चीन, जिसके साथ भारत 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, जिसके साथ भारत 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब देखो यहां से ना दोस्तों, ये बहुत बेसिक प्रश्न बनते हैं, और अगर आपको याद हो तो एमपीपीएससी 2 बार ये प्रश्न पूछ चुकी है कि भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। इंडिया शेयर्स इज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद व्हाट नेशन, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। और एक एग्जाम में लंबाई भी पूछी गई थी, तो लंबाई याद रखेंगे 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अब अगर क्रम पूछ ले तो क्रम भी याद रखना है कि सबसे पहले इसमें आएगा बांग्लादेश, उसके बाद आता है चीन, चीन के बाद आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आएगा नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। पाकिस्तान और चीन चर्चा में रहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चाइना के साथ 3488 और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री भारत शेयर करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए स्थलीय देश। अभी हम इन्हें मैप में देखेंगे और समझेंगे कि कहां कहां पर ये बाउंड्री है, कौन कौन से राज्य टच होते हैं। अब ये देखिए कि जल सीमा अर्थात भारत के सबसे पास में कौन कौन है। तो देखो, अगर आप देखोगे तो भारत की वाटर बाउंड्री के यहाँ पाकिस्तान मिल जाएगा, तो पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है, वाटर बाउंड्री भी है और लैंड बाउंड्री भी है। फिर यहां देखो दोस्तों, तो बांग्लादेश मिल जाएगा,
बांग्लादेश, जिसके साथ भारत जो है वो जलीय सीमा भी दिखाई देती है और यहाँ पर हमें लैंड बाउंड्री भी दिखाई देती है। फिर आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पास में आपको श्रीलंका दिखाई देगा, जो भारत का बहुत गहरा पड़ोसी है। ठीक है, श्रीलंका के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ मालदीव दिखाई देगा दोस्तों, मालदीव। यहाँ जाएंगे इस इलाके में, यहाँ से तो यहाँ इंडोनेशिया दिखाई देगा और यहाँ दोस्तों आपको म्यांमार दिखाई देगा। तो ये सारे क्या हैं, भारत के बहुत पास के जलीय पड़ोसी हैं, इंडिया के नियर वाटर नेबर्स कहलाते हैं। तो इन सभी देशों का अध्ययन हमें करना है, इन सभी कंट्रीज को हमें स्टडी करना है। पर पहले हमें यह देखना होगा कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये कितने राज्यों से जुड़ती है। चलिए मैप निकालते हैं भारत का दोस्तों, और मैप में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। तो ध्यान देना, अब मैपिंग वर्क हो रहा है, बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को समझना। पहले बांग्लादेश की सीमा समझ लो, ये मैं बना दे रहा हूं, यहां पर क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोस्तों बांग्लादेश की सीमा है जो भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी है। अब राज्यों की चर्चा करते हैं, कौन कौन से राज्य यहां पर हैं। तो सबसे पहले आप देखें दोस्तों, तो पहला राज्य जो आपको दिखाई देगा वो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा शेयर करता है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ी सीमा शेयर करेगा। फिर दूसरे नंबर पर देखो तो यहां आपको असम दिखाई देगा। तो असम की यहां पर थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होती है और फिर यहां पर इतनी बाउंड्री शेयर होती है। फिर तीसरे नंबर पर देखो तो मेघालय दिखाई देगा, ये तीसरे नंबर का राज्य है। फिर चौथे नंबर पर देखो तो यहां त्रिपुरा दिखाई देगा और पांचवें नंबर पर देखो यहां मिजोरम दिखाई देगा। अब इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि जो त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक लाइन है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ध्यान देना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं। जवाब होगा 5 राज्य जुड़े हुए हैं। देयर आर 5 स्टेट विच शेयर बाउंड्री विद द बांग्लादेश। कौन कौन से हैं, मैप याद कर लो, बस चीजें अलग से मत नहीं रटना है, ट्रिक वगैरह नहीं बनानी है, मैप याद होना चाहिए। मैप में क्लियर दिखेगा कि सर यहां तक बांग्लादेश है, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा असम का है, फिर नीचे असम है, बीच में यहां मेघालय आ जाता है, फिर त्रिपुरा है जो 3 ओर से घिरा हुआ है और फिर मिजोरम है। ठीक है, ये भारत के 5 राज्य हैं। चलो बांग्लादेश क्लियर हो गया, ये हमारा पहला था। बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर आता है चीन का। तो चीन की रेखा को समझे, काफी बड़ी बाउंड्री है, आपको दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक है, यहां पर ओके चलिए देखो, तो चीन में सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देगी एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश, और इसका नाम क्या है, लद्दाख। तो आप देखें यहां से, यहां से यहां तक लद्दाख। लद्दाख के बाद दोस्तों ध्यान दो तो यहां आपको पहला राज्य दिखाई देगा हिमाचल। हिमाचल के बाद दूसरा राज्य दिखाई देगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद तीसरा राज्य दिखाई देगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपको चौथा राज्य दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखाई देता है कि साहब चीन के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख, और भारत के 4 राज्य, इंडिया के 4 स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख है और राज्यों में हमने क्रम से याद किया तो पहले हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, सिक्किम आएगा और फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, जो क्लियर आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चीन के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है।
ठीक है, चले। तो चीन के बाद अब तीसरे नंबर पर हमें डिस्कस करना है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ देखें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहां पर राज्य दिखाई देगा गुजरात। गुजरात के बाद आप देखिए तो दूसरा राज्य जो सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसकी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद और आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहां तीसरा राज्य दिखाई देगा पंजाब। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं उसमें तीन राज्य आ जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं, तो उस एक सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद पंजाब। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आपको दिखाई देगा। तो दो यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी हो जाएगी लद्दाख। तो टोटल तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश। मुझ फिर से बता रहा हूं कि अगर आप इन सब चीजों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करोगे या दूसरे तरीके से रटोगे, भूल जाओगे। बेटर यह है कि इंडिया के मैप को याद करो और मैप के थ्रू याद करो। पता है क्यों? क्योंकि ये एक साइंस है कि चित्र वाली चीजें इंसान के दिमाग में ज्यादा जल्दी आती हैं। दैट इज द बेसिक साइंटिफिक थिंग। तो चित्र के रूप में जब चीजों को याद रखोगे, इमेज के रूप में जब चीजों को याद रखोगे, वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में सस्टेन करेंगे। चलिए, तो तीन देश हो गए साहब। सबसे पहले बांग्लादेश हो गया, फिर चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया। और परेशान मत होना, इसका मैं आपको टेबल भी दूंगा अभी। ओके, अब हम चर्चा करते हैं चौथे देश की, और चौथा देश है म्यांमार। नंबर से हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे बर्मा कहा जाता था, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। तो आप देखें कि सबसे पहली सीमा जो म्यांमार के साथ लग रही है दोस्तों, वो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरी सीमा नागालैंड की है। नागालैंड के बाद तीसरी सीमा मणिपुर की है, और मणिपुर के बाद चौथी जो सीमा है वो मिजोरम की है। तो चार राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वो है दोस्तों अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्योंकि यहां ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो यहां म्यांमार और बांग्लादेश की बाउंड्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार भी हो गया। म्यांमार के बाद अब हम नेपाल की चर्चा करेंगे, जो इस तरह बसा हुआ है। ठीक है, तो नेपाल में सबसे पहले आप देखिए तो यहां दोस्तों आपको भारत का पहला राज्य दिखाई देगा उत्तराखंड। फिर यहां देखिए तो यहां आपको दूसरा राज्य दिखाई देगा उत्तर प्रदेश। और फिर यहां देखिए तो ये आपको तीसरा राज्य दिखाई देगा बिहार। बिहार, फिर इसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे हिस्सा आपको पश्चिम बंगाल का दिखाई देगा, और फिर ये हिस्सा आपको सिक्किम का दिखाई देगा। तो पांच राज्य हैं। इसमें पश्चिम बंगाल को ध्यान से देख लो कि पश्चिम बंगाल का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं, अगर ये हो जाएगा तो। माफ करिए साहब, जूम तो नहीं होता है ये। ठीक है, चलो, जूम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा देखो यहां पर। तो ये हिस्से को अगर आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है, किसी भी तरीके से मैं जूम नहीं कर सकता। चलो, तो ये वाला हिस्सा जो है वो बांग्लादेश का नेपाल के साथ जुड़ता है। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के साथ भारत के पांच राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। वो पांच राज्य कौन से हैं, तो याद रखिएगा, उत्तराखंड है, यूपी है, फिर बिहार है, बिहार के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद सिक्किम है। तो ये पांच राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार के साथ चार राज्य हैं, क्रम में ही याद रखें, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागमणि अर्थात नागपुर मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम। ठीक है,
चलो एक बार इनकी कैपिटल भी देख लो। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर, आइजोल, मिजोरम, जो शुरुआत में हमने आपसे पूछा था। अब नेपाल के बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों छठवें देश की, जिसका नाम है भूटान। भारत का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है दोस्तों भूटान। बेस्ट फ्रेंड माना नहीं जाता, एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है, और बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं भारत और भूटान के बीच में। तो भूटान को ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले यहां पर एक राज्य दिखाई देगा, सभी जानते हैं, सिक्किम। सिक्किम के बाद ये दूसरा दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये तीसरा राज्य दिखाई देगा, असम। और असम के बाद ये चौथा राज्य दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य जुड़ते हैं। सबसे पहला राज्य है सिक्किम, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर है असम, और असम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों की सीमाएं भूटान के साथ लगती हैं। अब हम चर्चा करेंगे सबसे कम सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी अर्थात लद्दाख की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से लगती है। अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटा सा हिस्सा यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है, 106 किलोमीटर की सीमा। तो पहले ये बात ध्यान रख लो कि बांग्लादेश, भूटान, इन सब की सीमाओं के आसपास कौन कौन से राज्य हैं। अब कुछ और बातों की चर्चा हम कर लेते हैं, फिर मैं आपको टेबल दिखाऊंगा। जैसे पहला टॉपिक आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, परेशान मत होना। चीन और भारत के बीच में जो बाउंड्री है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये मैकमोहन नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी और ये रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति ने बनाई थी। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक बाउंड्री है, उसे जीरो लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक बाउंड्री है, उसे डूरंड कहा जाता है। अब ये जो नाम है ना मैकमोहन, ये एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने भारत, तिब्बत और चीन के बीच में बाउंड्री बनाई थी। फिर रेड क्लिफ, ये भी एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाई थी। और डूरंड, ये भी एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को बनाया था। ठीक है, अब एक बार इन सभी चीजों को आप अ, इसमें इस टेबल के फॉर्म में देख लीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ साहब 5 राज्य जुड़ते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये भी बताया था कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है। और त्रिपुरा ऐसा एक और राज्य है भारत का जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। ठीक है, अब भूटान भी है, तो भूटान का हिस्सा भी घिरा हुआ है। ओके, दूसरा आप देखें चीन। तो चीन जैसा हमने बताया था कि 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। ठीक है, इसमें एक में हाँ है तो उत्तराखंड। फिर एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। पाकिस्तान में 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। नेपाल में 5 राज्य हैं, म्यांमार में 4 हैं, भूटान में 4 हैं, और अफगानिस्तान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। पहले मुझे यह बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? एनी अदर प्रॉब्लम? फिर आगे बढ़ना है। नो, ठीक है, तो एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इस चीज को देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मिनट ध्यान से, बिना कमेंट किए, बिना बात किए, बहुत सिंसियर क्लास की तरह दोस्तों इसको देखो, और फिर अपन क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
चलिए, तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमारी सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमें डिस्कस करना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन-कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा में रहते हैं, तो उस टॉपिक को अब हम क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो अब एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमें चीन और पाकिस्तान की बात करनी थी, पर वो तो नहीं हो पाएगी। पर हम भारत और बांग्लादेश की सीमा को विस्तार से डिस्कस करेंगे। इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कुछ बेसिक बातें हम जान चुके हैं बांग्लादेश के बारे में, जैसे कि भारत अपनी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं: पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। इसमें भी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। फिर हमने ये भी देखा कि त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर आपको दिखाई देगा, यहां से देख लो, फिर यहां से देख लो और फिर यहां से देख लो। तो और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है। तो ये बेसिक बातें हम जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 8 प्रकार के मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले एक सुंदरबन डेल्टा, जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा को लेकर के क्या बातें हैं। फिर तिपाई मुख बांध जो कि बराक नदी के ऊपर बनाया गया है। तीस्ता नदी को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद रहता है, तो तीस्ता रिवर के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर 3 बीघा कॉरिडोर, इसका नाम भी सुना होगा दोस्तों आपने। फरक्का बैराज को लेकर के बांग्लादेश बार बार ऑब्जेक्शन उठाता है। अवैध प्रवासन, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इतना चर्चा में रहा कि असम में एनआरसी को लागू करना पड़ा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू करना पड़ा। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि तीसरी ट्रेन जो जून 2022 में शुरू हुई है उसका नाम क्या है। फिर भूमि बॉर्डर समझौते की हम चर्चा करेंगे। लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट है। आप जानते हैं कि जब भारत में 100वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट को अग्रीमेंट किया गया था और एनक्लेव वाली समस्या को सुलझा लिया गया। तो ये 8 बड़े मुद्दे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिनको एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुंदरबन डेल्टा। तो पहले लोग समझें कि आखिरकार डेल्टा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो डेल्टा है, डेल्टा वो एक नदी स्थल आकृति है, वो एक नदी स्थल आकृति है, वो एक रिवर के द्वारा बनाया गया रिलीफ है। कैसे बनता है डेल्टा, इस चीज को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, ओके, और ये एक ढलान है। अब यहां से दोस्तों एक नदी ओरिजिनेट होती है, तो यहां से जब ये नदी आएगी बहुत तेज गति से आएगी, यहां नदी आएगी और यहां पर नदी धीरे धीरे धीरे, सॉरी यार ये गलत बन गया, इसको ठीक बना देता हूं। ये पर्वत है, ओके। अब यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है, यहां से मान लीजिए कि एक नदी है, तो ये जब नदी ओरिजिनेट होगी तो यहां से तेज गति से आएगी और तेज गति से आएगी, पर यहां देखिए धीरे धीरे इसका इलाका प्लेन होता जाएगा। तो जब दोस्तों ये बिल्कुल खत्म होने वाली होती है और ढलान नहीं है यहां पर, स्लोप नहीं है यहां पर, तो नदी ऐसे बट जाती है अलग अलग धाराओं में।
इस तरीके से नदी डिवाइड हो जाती है, कुछ इस तरह से अलग अलग स्ट्रीम बन जाती हैं। क्यों? आप ऐसे मानिए कि बहुत सारा पानी एक तरीके से आ रहा था, एक बहुत फ्लो में आ रहा था, तो वो एक साथ आ रहा था, लेकिन जब उसे स्लोप नहीं मिलेगा, जब उसे ढलान, ये ढलान है तो पानी सीधा निकलते जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी ढलान को इस तरीके से बना दूं तो अब नदी का पानी फैलना शुरू हो जाएगा और वो अलग अलग स्ट्रीम में बट जाएगा। तो जब नदी का पानी अलग अलग धाराओं में बट जाता है तो इससे एक स्थल आकृति बनती है, इससे एक टेरेन का निर्माण होता है और इसे हम डेल्टा कहते हैं। हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि डेल्टा, एस्चुरी, ये सारे शब्द क्या क्या होते हैं। फिलहाल इतना याद रखो कि नदी जब अपनी अंतिम अवस्था में होती है और अगर उसे ढलान ना मिले तो नदी इस तरीके से छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अब दोस्तों, भारत की दो बड़ी नदियां हैं। एक नदी का नाम है गंगा और एक दूसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये दोनों नदियां भारत के अलावा बांग्लादेश भी जाती हैं, और गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जो मेघना नदी है वो एक डेल्टा का निर्माण करती है, और ये डेल्टा दो भागों में बटा हुआ है। इस डेल्टा का जो पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न हिस्सा है, वो पश्चिम बंगाल अर्थात भारत में आता है, जबकि इसका पूर्वी इलाका, ईस्टर्न इलाका बांग्लादेश में आता है। और दोस्तों, इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं? तो इस डेल्टा को ही सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। कौन सी नदियों के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अब ध्यान दें, एक बार इसकी लोकेशन को समझ लीजिए कि कहां पर है। तो ये देखो, ये भारत वाला हिस्सा है, यहां आपको इंडिया दिखाई देगा, ये बाउंड्री है जो सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये डेल्टा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, को नदी देखिए किस तरीके से छोटे 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 भागों में बट गई है, और ये पूरा इलाका सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती हैं। ये देखिए कि यहां से गंगा नदी आ रही है दोस्तों, और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल रहे हैं, पद्मा, ठीक है, पद्मा और जमुना, इनका नाम बदल जाएगा, ये आपस में मिल रहे हैं, मेघना का निर्माण हो रहा है, और यहां डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो याद रखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दो भाग हैं, इसका जो पूर्वी भाग है, जो ईस्टर्न पार्ट है, अर्थात ये वाला हिस्सा, ये बांग्लादेश में आता है, और इसका जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न इलाका है, वो भारत में आता है। और हाल ही में दोस्तों, भारत वाले सुंदरबन डेल्टा को भारत का 27वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, इंडिया का 27th रामसर साइट घोषित किया गया है, और ये भारत की सबसे बड़ी रामसर भूमि है। इट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। दूसरी बात दोस्तों, ये सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, और उसी में एक का नाम सुंदरबन है, और सुंदरी नाम के वृक्ष के ऊपर, सुंदरी नाम के ट्री के ऊपर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन रखा गया है। तो देखो, यहां से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या प्रश्न बनेंगे, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, सुंदरबन डेल्टा क्या है? तो आप जवाब देंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा भारत और बांग्लादेश में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, लार्जेस्ट रिवर डेल्टा सिचुएटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश बाय
ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर। दूसरा जवाब आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो जवाब देंगे सुंदरबन डेल्टा। कहां पर है सुंदरबन, तो बताएंगे कि बांग्लादेश वाले हिस्से का, सॉरी, ये जो पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में जो सुंदरबन स्थित है उसे भारत का 27वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और यहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये रामसर स्थल क्या होता है, रामसर साइट क्या होता है। तो दोस्तों रामसर बेसिकली ईरान की एक जगह का नाम है और रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जुड़ी हुई है, वेटलैंड के कंजर्वेशन से जुड़ी हुई है। सर आर्द्र भूमि क्या होती है, तो वेटलैंड का मतलब होता है सामान्यतः ऐसी जगह जहां पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा कोई झील हो सकती है, कोई दलदल का इलाका हो सकता है या कोई डेल्टा का इलाका हो सकता है जहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हों, जहां पर बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना पाया जाता हो। तो भारत की 7वीं रामसर साइट या रामसर आर्द्रभूमि सुंदरबन का डेल्टा है और ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। बताइए क्लियर है, ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है, कुछ भी प्रश्न यहां से आएगा जवाब दीजिएगा। सुंदरबन डेल्टा के बाद जो अगला मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इसका नाम है तिपाई मुख बांध या तिपाई मुख डैम। दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है और ये बराक नदी पर बनाया गया है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है दोस्तों, बराक है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। तो मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक और मणिपुर से होते हुए ये बांग्लादेश पहुंचती है और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को बहुत सारा जो पानी है वो बराक रिवर से भी मिलता है। तो जब भारत सरकार ने मणिपुर में तिपाईमुख बांध बनाया, तिपाईमुख डैम बनाया, तो बांग्लादेश ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि इससे हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस आ सकता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र में फिर पानी की कमी होगी। हालांकि ये मामला रिजॉल्व कर लिया गया, पर यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तिपाईमुख बांध कहां पर है, तो मणिपुर में है और ये बराक नदी पर बनाया गया है। बराक नदी कहां से निकलती है, तो बराक नदी का ओरिजिन ही मणिपुर से होता है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा फिलहाल बना हुआ है वो तीस्ता नदी का मुद्दा बना हुआ है। तो पहले हम तीस्ता नदी को समझेंगे और फिर इसको लेकर के क्या विवाद है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो तीस्ता है, तीस्ता नदी, उसका ओरिजिन होता है सिक्किम से और सिक्किम में एक लेक है जिसका नाम है सोलामो लेक और जैमू ग्लेशियर। सोलामो लेक यहां पर है, जैमू ग्लेशियर यहां पर है। तो सोलामो लेक से एक छोटी सी धारा निकलती है और जैमू ग्लेशियर से उसको बहुत सारा पानी मिलता है। तो इसीलिए कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि सिक्किम नदी का ओरिजिन जैमू ग्लेशियर है, जो गलत नहीं है। और दोस्तों ये नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है, तो बराक की तरह यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जब आप सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम की सबसे प्रमुख नदी तीस्ता है और तीस्ता की सबसे प्रमुख सहायक नदी रंगित है। ठीक है, रंगित, या इसको रंगोत भी कहा जाता है, रंगित रिवर। और ये भी कहां पर है दोस्तों, तो सिक्किम में रंगित नदी भी दिखाई देगी। अब तीस्ता को लेकर के विवाद क्या है, तो तीस्ता अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये सिर्फ भारत में नहीं बहती, इसका ओरिजिन सिक्किम से होता है, लेकिन सिक्किम के बाद आप देखिए तो ये सीधा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में जाने के बाद ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसका रूट देखिए, तो ये रूट है,
ठीक है, ये इसका रूट है तीस्ता रिवर का, यहां से ये आएगी और उसके बाद फिर आप देखिए ये बांग्लादेश में चली गई और बांग्लादेश में जाने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गई। तो तीस्ता जो है वो बांग्लादेश की चौथी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। और शुरुआत से इस बात को लेकर के विवाद होता रहा कि तीस्ता का कितना पानी भारत यूज करेगा और कितना पानी बांग्लादेश यूज करेगा। तो इस बात को सुलझाने के लिए दोस्तों 1983 में 1983 में भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता के पानी को लेकर के एक समझौता किया और उसमें कहा गया कि तीस्ता का 39% जो वाटर है वो भारत इस्तेमाल करेगा, 36% जो पानी है वो बांग्लादेश यूज करेगा और जो 25% पानी है उसे रिवर में रहने दिया जाएगा, अनलोकेटेड पानी रखा जाएगा। तो ये डील भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया कि साहब भारत 39% पानी रखे, बांग्लादेश 36% पानी रखे और 25 को एलोकेट नहीं किया गया। अब बांग्लादेश बार बार ये डिमांड कर रहा है भारत से कि देखिए हमें दिसंबर से, हमें ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश की डिमांड क्या है। तो बांग्लादेश की डिमांड है भारत से कि दिसंबर से मई के बीच में हमें 50% तीस्ता का पानी दिया जाए, क्योंकि दिसंबर से मई के बीच में हमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो हम 50% वाटर चाहते हैं। ये बांग्लादेश की डिमांड है। अब इसके लिए एक नया समझौता किया गया 2011 में और 2011 में कहा गया कि चलो हम दोबारा से इस अग्रीमेंट को रिवाइज करते हैं और इसमें कहा गया कि 42.5% पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 37.5% वाटर जो है वो बांग्लादेश यूज करेगा। लेकिन दोस्तों भारत में जो नदियां हैं वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो राज्यों का विषय होती हैं और ये नदी सिर्फ सिक्किम से नहीं निकलती, सिक्किम के बाद ये भारत में वेस्ट बंगाल जाती है दोस्तों। तो ये देखिए वेस्ट बंगाल का इलाका है। तो ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने इस अग्रीमेंट को नहीं माना, तो 2011 की ये अग्रीमेंट अब तक नहीं हो पाया है। तो यही विवाद है तीस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश चाहता है कि उसको और ज्यादा पानी मिले और इसी बात को लेकर के वो लगातार क्लेम करता रहता है। लेकिन तीस्ता भारत के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाएंगे और पश्चिम बंगाल के लिए भी ये नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा तो आपको और नॉलेज मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि तीस्ता वाला विवाद भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 टॉपिक अब तक हमने डिस्कस किए। सबसे पहला विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में सुंदरवन को लेकर के है और सुंदरवन में हमने देखा कि जो भारत के साइड का सुंदरवन है, जिसे वेस्टर्न सुंदरवन कहा जाता है, वो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, विच इज दी 27th रामसर साइट ऑफ इंडिया। फिर तिपाई मुख बांध जो कि मणिपुर में है और तीसरा तीस्ता नदी या तीस्ता रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले विवाद की चर्चा करते हैं। विवाद नहीं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला मुद्दा है, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले एक शब्द आपको समझना होगा और इस शब्द का नाम है एनक्लेव। ठीक है, और इसे हिंदी में अंतः क्षेत्र कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि ये एक देश है ए और ये दूसरा देश है बी। ठीक है, ये देश हो गया ए और ये देश हो गया बी। ठीक है, अब इस तरीके से माने कि बी देश का छोटा सा हिस्सा यहां पर है और ए देश का छोटा सा हिस्सा यहां पर है, तो इन हिस्सों को अंतः क्षेत्र कहा जाएगा। अब बहुत ध्यान देना कि ये जो लाल वाला हिस्सा है ये एक्चुअली बी का है,
लेकिन ये ए वाले एरिया में आ गया है और उसके चारों तरफ ए है, तो उसको कनेक्टिविटी का इशू आएगा। और ये जो नीला वाला हिस्सा है ये ए का है, लेकिन इसके चारों ओर बी आ गया है। तो ऐसे क्षेत्रों को अंतः क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे क्षेत्रों को एनक्लेव कहा जाता है। अब दोस्तों, जब आप भारत और बांग्लादेश की सीमा को बहुत ध्यान से देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश की सीमा आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पहाड़ हैं ऊपरी हिस्से में, फिर वहां नदियां हैं, नदियों के द्वारा छोटे छोटे टापू बना दिए जाते हैं, वहां डेल्टा बना दिया जाता है। तो बहुत आसानी से ये विभाजन नहीं हो पाया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री कैसे बनाई जाए। और आनन फानन में रेड क्लिफ ने उस समय वो बाउंड्री बना दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ इलाके जो बांग्लादेश के हैं लेकिन वो भारत के अंदर आ गए, और कुछ इलाके जो भारत के हैं वो बांग्लादेश के अंदर आ गए। अब आप 2 मिनट सोच करके देखिए दोस्तों, 2 मिनट, कि ये एक देश है ए, और यहीं पर ये देखिए दोस्तों कि ये दूसरा देश है बी। बी का एक हिस्सा यहां आ गया और ए का एक हिस्सा यहां पर आ गया। तो यहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पास इसकी नागरिकता होगी, अर्थात बी वाली कंट्री की सिटीजनशिप होगी। तो वो बेचारे यहां पर उनको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, इस इलाके का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर वो अपने देश जाना भी चाहते हैं तो उनके पास रिस्ट्रिक्शन है, उन्हें ना यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और वो देश जो ए वाला देश है, इसका एक हिस्सा यहां पर है, तो उनके साथ भी यही समस्या आएगी, उनके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कंट्री कहेगी कि भैया तुम तो इस देश के हो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मुद्दा इस तरीके का, जब हम आगे देखेंगे कि क्यों लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट किया गया, तो भारत के बहुत सारे हिस्से, लगभग 51 ऐसे हिस्से थे जो बांग्लादेश में थे, और बांग्लादेश के 111 ऐसे हिस्से थे दोस्तों, सॉरी माफ कीजिए, भारत के 111 हिस्से थे जो बांग्लादेश में थे एनक्लेव, और बांग्लादेश के लगभग 51 एनक्लेव थे जो भारत में थे। तो इस चीज को रिजॉल्व किया गया 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। पर उससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया। क्यों बनाया गया समझो, ध्यान देना। ये जो पूरी बाउंड्री है, ये व्हाइट वाला इलाका बांग्लादेश का है, ये पूरा इलाका भारत के पश्चिम बंगाल का है। लेकिन इसमें ये इलाका देखो जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इलाका, ये इस इलाके को कहा जाता है दोह ग्राम अंग पोता अंतः क्षेत्र, दोहा ग्राम अंग पोता एनक्लेव। ठीक है, ये दोहा ग्राम वाला इलाका है और ये अंगपोता वाला इलाका है। अब ये जो दोनों इलाके हैं ये बांग्लादेश के इलाके हैं, लेकिन आप देखिए तो ये भारत के बीचों बीच आ गए, तो बांग्लादेश के साथ इनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो भारत सरकार ने एक काम किया कि देखिए यहाँ छोटा सा इलाका है, छोटा सा इलाका है यहाँ पर, तो यहाँ एक 3 बीघा कॉरिडोर बना दिया गया ताकि अंगपोता और दोहग्राम जो कि बांग्लादेश के एनक्लेव हैं वो पूरे बांग्लादेश के साथ जुड़ सकें। तो 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश के दोहाग्राम अंगपोता अंतः क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स दोहाग्राम अंगपोता एनक्लेव ऑफ बांग्लादेश टू रेस्ट ऑफ द बांग्लादेश। कहां है 3 बीघा कॉरिडोर, तो ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बनाया गया। कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 26 जून 1992 को इसकी शुरुआत की गई थी और 2011 से इसे 24 घंटे के लिए खोल दिया गया, 24 आवर्स के लिए ओपन कर दिया गया। हालांकि अब यह समस्या खत्म हो चुकी है क्योंकि 100वां समझौता हो चुका है, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत से पास हो चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे 3 बीघा कॉरिडोर कहां है,
तो आसान भाषा में बताइएगा कि ये बांग्लादेश के कूच बिहार में है। सर ये क्या काम करता है? तो बताना कि ये भैया बांग्लादेश के दो हिस्से हैं, वो भारत के बीचों बीच में है, जिसे अंगपोत्ता और दोहग्राम अंतः क्षेत्र कहा जाता है। अंगपोत्ता दोहग्राम इनक्लेव कहा जाता है। ये इस इनक्लेव को रेस्ट ऑफ द बांग्लादेश या शेष बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। ठीक है, क्लियर। अब हम अगले मुद्दे पर चलते हैं और अगला भी एक बहुत फ्रेंडशिप वाला मुद्दा है और ये ट्रेन वाला मुद्दा है। तो याद रखें, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं साहब। सबसे पहली है मैत्री एक्सप्रेस जो 2008 में शुरू हुई थी। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस जो 2018 में शुरू हुई थी। और तीसरी है मिताली एक्सप्रेस जो 1 जून 2022 को शुरू हुई है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, तो 2018 के पहले प्रश्न आया था, तब उसका जवाब था मैत्री। अब मैत्री के अलावा बंधन और मिताली ये 2 ऐसी ट्रेनें हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही हैं। तो मुझे बताओ, यहां तक क्या सारी बातें क्लियर हैं? यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? ऑल गुड? ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सारी चीजें हैं। हाँ, ये लूसेंट सीरीज ही समझे इसको आप, क्योंकि पर लूसेंट तो इसमें कवर है ही है, लूसेंट के अलावा सारी चीजें कवर हैं इसमें। ठीक है, चलो सारी चीजें पढ़ते जाओ, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक, ओके, हाँ ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ, 8 बजे, परेशान मत होइए। हाँ, पीडीएफ आपको आज को मिल जाएगी। चलो, तो इतना ही करते हैं दोस्तों आज की क्लास में। नहीं, 3 टॉपिक और बचे हैं, कर ही लेते हैं कंप्लीट। बांग्लादेश वाला टॉपिक कंप्लीट कल कर लेंगे, एक बड़ा बड़ा मुद्दा है इसमें। ठीक है, चलो कल कर लेंगे बाकी के टॉपिक को कंप्लीट, क्योंकि अभी 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, बाकी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि मेरा आधुनिक भारतीय इतिहास का कोर्स चालू हो गया है दोस्तों। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो मेरा कोर्स है वो लगातार अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है और ये आपको एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में मदद करेगा। तो प्लीज़ इस कोर्स को इनरोल करने के लिए, बाकी मेरे दूसरे कोर्सेज को इनरोल करने के लिए और एमपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन भी मेरा कोड SG लाइव इस्तेमाल करके ले सकते हैं। दोस्तों 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,849 रुपए का है। मेक श्योर कि आप मेरा कोड इस्तेमाल करें SG लाइव। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल का 14,931 रुपए का है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारी बातें मिल जाती हैं। आइकॉनिक में कुछ और चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि प्रायोरिटी ऑन रेज अ हैंड, ये सारी अलग से चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ख्याल रखिए और मेरा कोड SG लाइव इस्तेमाल कीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल की क्लास में हमें बांग्लादेश के मुद्दों को तो खत्म करना ही है, साथ ही साथ में हमें चीन और पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार के साथ कौन कौन से मुद्दे हैं, इनकी चर्चा भी कल की क्लास में करना है। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ को पढ़िए, रिवीजन कीजिए और ये चैप्टर 2 क्लासेस में, 3 क्लासेस और बची हुई हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर पे हम एमसीक्यू लगाएंगे और फिर शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।